आप सभी का एग्जामिक 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। 5 बूस्टर डोज का ये जो प्लान शुरू किया था, जिसको आपने हाथों हाथ लिया, खूब ज्यादा सराहा है और इससे ये स्पष्ट होता है कि आप और डोज चाहते हैं। और आज अभी आपने 2 बूस्टर डोज देखा, आपने हिस्ट्री का, आज पॉलिटिकल साइंस का कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सामने पर देख रहे हैं, बूस्टर डोज पॉलिटिकल साइंस का। तो आइए से शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए यहां पर देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करिए। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। पहला ऑप्शन। दोनों सदनों से पास होना आवश्यक होता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सार्थक कारण आवश्यक होता है। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में से या तो ABC सही है, या BC सही है, या CD सही है, या केवल C सही है। अब यहां बताना है आपको इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। आप ये जानते हैं कि आर्टिकल 75(3) इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ना, तो जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ना, ये आप जानते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। एक तो ये, और 75(2) में क्या है? वो व्यक्तिगत रूप से, कैसे? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की जो मंत्रिपरिषद है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के रूप से, व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, ये आप जानते हैं। अब देखिएगा, तो ये जो आपके लोकसभा प्रति उत्तरदायी हैं, तो पहले बात ध्यान रखिएगा, जो विश्वास प्रस्ताव आएगा वो लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपका ये पहला विकल्प गलत हो गया। अब जब राज्यसभा में आएगा ही नहीं तो वहां दोनों से पास होने कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका दूसरा विकल्प भी यहां पे गलत हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सरकार गिरी, बिल्कुल सही बात है ये। अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया, यानी कहने का मतलब है कि संसद को आप में विश्वास नहीं है, संसद को मंत्रिपरिषद में या सरकार में विश्वास नहीं है, तो सरकार क्या होती है? गिर जाती है। बात बिल्कुल। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सार्थक कारण बताना जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं। 50 मेंबर समर्थन कर दें, कितने? 50 सदस्य समर्थन कर दें। कितने कर दें डियर? 50 सदस्य समर्थन कर दें बस, केवल। और यदि अगर 50 सदस्य समर्थन कर देते हैं तो किसी कारण की जरूरत नहीं है, किसी कारण की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ये संसद का जो लोकसभा जो नियम है 198, क्या नियम है? ये लोकसभा का नियम नंबर 198 है, जिसके तहत 50 सदस्यों के अनुसमर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और यदि अगर पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी, त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये है। तो आपका ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। कारण जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? केवल जो है आपका C उत्तर हो जाएगा, इसका मतलब D भी सही हो जाएगा, केवल C सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बस। क्लियर? तो 1 का D इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। धन विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की प्रक्रिया का प्रावधान है। धन विधेयक का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रश्न है आपका। चलिए एक बार ध्यान दीजिए, देखिएगा जरा प्रश्न देखिएगा एक बार। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की परिभाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा। परिभाषा किसमें है? परिभाषा है 110 में। किसमें है? परिभाषा 10 में है। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया 109 में है। तो देखिए यहां उल्टा लिखा हुआ है, तो पहला भी गलत हो गया डियर, दूसरा भी गलत हो गया ना। उल्टा देखिए, प्रक्रिया किसमें, प्रोसेस किसमें दिया है? आर्टिकल 109 में, और परिभाषा किसमें है? 10 में है। क्या है? आय व्यय का मतलब, जैसे इसमें संचित निधि में जो भी भारित व्यय होते हैं, चाहे वो डालना हो या निकालना हो, ये सब किसमें आएगा? धन विधेयक के अंतर्गत आता है। चलिए, धन विधेयक का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष करता है।
कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका तीसरा विकल्प भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑटोमेटिक समझ गए आप, यस डी विकल्प यहां सही होगा। एक बार फिर से डी यानी केवल डी उत्तर सही होगा। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से लोकसभा में यह प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का इसमें जो अधिकार है वो बहुत सीमित है। सीमित कैसे? मात्र 14 दिन तक आप रोक सकते हैं। पहली चीज, आप कोई सिफारिश कर सकते हैं बस, जो आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप कोई बदलाव नहीं, परिवर्तन कोई नहीं कर सकते हैं, केवल सिफारिश कर सकते हैं। 14 दिन तक केवल आप रोक सकते हैं। यदि अगर आपने सिफारिश भेजी और लोकसभा सहमत हो गया तब तो सो फार सो गुड। अगर नहीं सहमत है तो बिना आपके जो सिफारिश आपने दिया है, बिना उसको कंसल्ट किए क्या हो जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा और वो लोकसभा पर विधेयक पारित कर देगी। और राष्ट्रपति जो है उस पर साइन करने के लिए बाध्य है एक तरह से, क्योंकि राष्ट्रपति पहले क्या कर चुका है? पहले ही अनुमति दे चुका है। तो दोबारा आप पुनर्विचार लौटा नहीं सकते इसको। आपको जनरली जो है आपको साइन ही करना है। सामान्यतः आप इसे वापस पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते। चलिए एक बार फिर क्या हुआ? 2 का डी इज द राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। वित्त विधेयक की श्रेणी 1। देखिए वित्त विधेयक में 2 श्रेणियां हैं। एक है क्या? 117 आर्टिकल 1171 और एक है 1173। ये देखिए 2 आर्टिकल हैं वित्त विधेयक संबंधित, लेकिन दोनों की या प्रावधान इसमें अंतर है। क्या है? जरा देखिए, उसी पर सवाल बन रहा है। क्या बन रहा है? यहां पर एक की बात की, ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा से भी पास होना आवश्यक होता है। गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इस विधेयक को लौटा सकता है। अब देखिएगा यहां पे एक बात जरा समझिएगा, ये किसके बारे में बात हो रही है? अनुच्छेद 117(1) की बात कर रहे हैं। देखिए 2 बातें समझ लीजिए यहां पे। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे विधेयक आर्टिकल 1171 के तहत केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। यहां तक तो ये धन विधेयक के संदर्भ में। अब बाकी जितनी प्रक्रिया होगी वो सब साधारण विधेयक की तरह हो जाएगी। यही बात ध्यान समझिएगा। 117 और 1 मतलब 117(1) ये पेश करने के संबंध में तो आपका धन विधेयक की तरह है, लेकिन पास होने के संबंध में साधारण विधेयक की तरह हो जाएगा। यानी राज्यसभा से ही पास होना चाहिए। अगर नहीं पास हो रहा है, गतिरोध होने पर आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान भी होगा और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया ध्यान रखेंगे। यहां एक लाइन चाहे लिख लीजिए कि 1171 पेश करने के संबंध में, क्या करने के? पेश करने के संबंध में क्या होता है भाई? पेश करने संबंध में यह धन विधेयक की तरह होता है। यह धन विधेयक की तरह होता है। यह धन विधेयक की तरह होता है। ठीक है। और पास होने के संदर्भ में यह साधारण विधेयक हो जाता है। साधारण विधेयक, ठीक है, की तरह कार्य करता है। ऐसे क्या समझ सकते हैं? क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां पर राज्यसभा से भी पास होना आवश्यक हो जाएगा। गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान भी होगा और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसे वापस भी लौटा सकता है। तो क्या हो जाएगा? 3 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। बजट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। देखिए ध्यान समझ क्या कर रहा है? बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संसद में बजट पारित होने के लिए कुल 7 चरण हैं। बजट के अलावा अन्य अनुदान का उल्लेख अनुच्छेद 115, 116 में है और विनियोग विधेयक का उल्लेख 114 में किया गया है। देखिए अब यहां पर समझिएगा, यह बात बिल्कुल सही है कि बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या है डियर? वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान समझिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। ठीक है। बजट पारित होने के कुल 7 चरण नहीं है, ध्यान रखेंगे, केवल 6 चरण है। कितने चरण है? 6 चरण में बजट पास किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और बजट के अलावा अन्य अनुदान का उल्लेख 115 में, 116 में। 115 में आपका जो है अनुपूरक
या अधिक अनुदान न या अतिरिक्त अनुदान, और लेखा 16 में आपका लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, ये सारे अपवादान हैं। तो ये बात भी सही हो जाएगी। और विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में है, ये बात भी सही है। तो यस आपका केवल बी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ए सी डी सही हो जाएगा। ए सी डी कहां है? यस डी विकल्प में। तो ए सी डी इज द राइट आंसर, मतलब विकल्प। तो यहाँ पे डी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं होता तो सरकार गिर जाती है? अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। कुल 8 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ना आपका कटौती प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव, ऐसे कई 8 प्रस्ताव होते हैं। अब यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं होता? धन्यवाद प्रस्ताव भी है, पारित नहीं होता सरकार गिर जाती है। जरा बात समझिएगा, यहां पे बहुत ध्यान से समझिए। देखिए अविश्वास प्रस्ताव ये अगर पारित हो जाता है तब सरकार गिरती है, ध्यान समझेंगे यहां पे। ये अगर पारित हो गया तब सरकार गिरती है, तब गिरती है कि सरकार में अविश्वास किया गया। विश्वास प्रस्ताव जब पारित नहीं होता, ध्यान समझेंगे, पारित नहीं होता तब सरकार गिरती है। कैसे जरा समझिएगा, मतलब यहां पर यह दिखाना होगा, राष्ट्रपति कहेगा भैया कि आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अपना विश्वास प्रस्ताव लेकर के आइए, सिद्ध करिए कि आपके पास इतने लोग हैं। यदि आप सिद्ध नहीं कर पाए, विश्वास नहीं दिला पाए सदन को कि आप बहुमत में हैं, तो कहानी गई। ऐसा क्यों, किसके साथ हुआ है? बीपी सिंह सरकार हुई थी। किस सरकार? बीपी सिंह की सरकार। कब? 1990 में। 1990 में बीपी सिंह सरकार। 1997 में देवगौड़ा की सरकार। किस सरकार? देवगौड़ा की सरकार। और 1997 में, ये 1997 में, और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी की था। तो ये जो है आपका कब है? 1998 में है। तो ये आपका याद कैसे करेंगे? बीपी को देव में अटल विश्वास था लेकिन फिर भी गिर गए। यहां देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिएगा, बीपी, या ऐसे देखिए, बीपी को देव में अटल विश्वास था, अटल विश्वास था, लेकिन सरकार गिर गई। ठीक है, तो बीपी मतलब विश्वनाथ प्रताप, देव मतलब देवगौड़ा, अटल मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऐसे आप याद रखेंगे। यस आपका विश्वास प्रस्ताव यदि अगर पारित नहीं होता है तब सरकार गिर जाएगी, और विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तब सरकार गिर जाएगी। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रस्ताव और है जिसके पास होने से सरकार के गिरने का संकट आ जाता है? आप इसका कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ऐसा कौन सा प्रस्ताव है। इसके अलावा कौन सा है? निंदा प्रस्ताव है, धन्यवाद प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, समापन प्रस्ताव। ऐसे कौन से प्रस्ताव में यदि अगर नहीं पास होता है तो सरकार के गिरने का संकट आ जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि ये 5 बूस्टर डोज पॉलिटिकल साइंस का कैसा लगा। आप सभी का एक कमेंट जरूर आना चाहिए इस सेशन के लिए, जिससे कि आगे का डोज आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये निर्धारित करेगा। तो आज का सेशन डियर यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।